हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था अबाउट द फोर्सेस एक्टिंग ड्यू टू अ पर्टिकुलर फ्लूइड ऑन प्लेइंग सरफेसेस। अभी यहां पर हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस पे कितना फोर्स अप्लाई होगा बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर फ्लूइड, यही अगर समझना है तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं दैट दिस इज योर फ्लूइड फ्री सरफेस। और यहां पर पहले तो ये प्लेन वॉल चल रही है और उसके बाद एक कर्व्ड सरफेस आया है यहां से यहां तक का, और उसके बाद ये तो नीचे फ्लोर है। सो देखिए कर्व्ड सरफेस का अगर मैं नाम दे देता हूं, दिस इज योर ए पॉइंट एंड दिस इज योर बी पॉइंट। सो द कर्व्ड सरफेस शोन हियर इज ए बी। तो ये ए बी आपका कर्व्ड सरफेस है और इस पर एक्ट करने वाला फोर्स ही आपको कैलकुलेट करना है। देखिए फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा उसके बारे में तो थोड़ा सा बाद में बताता हूं, लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, उसके लिए एक छोटा सा पॉइंट यहां पर समझा रहा हूं। बात समझिएगा कि ये जो पर्टिकुलर फ्लूइड है, इस फ्लूइड की टेंडेंसी क्या होगी। ये फ्लूइड की टेंडेंसी होगी कि ये खुद को एक्सपैंड कर दे। जिस तरह से आप लोगों ने देखा है कि अगर एक बकेट के अंदर आपने पानी भर के रखा हो और वो बकेट में जो छेद हो जाए अगर, तो पानी तेजी से हॉरिजॉन्टली बाहर निकलता है। दैट मींस वो वाटर की टेंडेंसी थी कि बकेट की वॉल पर हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाएं, और वहीं वो वाटर की टेंडेंसी थी कि बकेट के बेस पर नीचे की तरफ फोर्स लगाएं। सो इसका मतलब मैं यहां पर ये बोल सकता हूं दैट एनी पर्टिकुलर फ्लूइड ट्राइज टू एक्सपैंड इटसेल्फ। वो एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, और अगर एक्सपेंशन की कोशिश है उसकी, तो यहां पर आप देखकर बता सकते हो कि अगर मैं ये जो पर्टिकुलर ए बी कर्व्ड सरफेस है इस पे अप्लाई करने वाला जो फोर्स है ड्यू टू दिस पर्टिकुलर फ्लूइड, इसकी डायरेक्शन निकालना चाहूंगा तो ऑफ कोर्स ये एक्सपैंड करना चाहेगा। अगर मैं यहां पर एक्सपेंशन के लिए चेक करूंगा तो ऑफ कोर्स द फोर्स शुड बी इन दिस डायरेक्शन। लेकिन हम लोग ये जो पर्टिकुलर फोर्स है इसको दो कंपोनेंट्स में कैलकुलेट करते हैं। द फर्स्ट कंपोनेंट विल बी द हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड द सेकंड कंपोनेंट विल बी योर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो यहां पर अगर मेरे को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स पता चल जाए तो मैं इस पर्टिकुलर रिजल्टिंग कंपोनेंट और रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकता हूं। किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये तो आप लोग भी जानते हो ऑलरेडी, दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज गिवन एज द अंडर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स स्क्वायर प्लस वर्टिकल फोर्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला तो आप लोग बिल्कुल जानते हो। और अगर मान लीजिए मैं यहां पर इस रिजल्टेंट फोर्स का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लिख देता हूं एज एंगल फाई, तो ये एंगल फाई की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। और ये टेन फाई की वैल्यू क्या होगी यहां पर समझिएगा, दैट द वैल्यू ऑफ टेन फाई विल बी इक्वल्स टू एफ वी अपॉन एफ एच। क्या हो जाएगा ये, वर्टिकल फोर्स अपॉन हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक है, तो इसको आप यहां पर से कैलकुलेट कर सकते थे इजीली। ये कैसे कैलकुलेट करा है उसके लिए ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये एक ट्रायंगल बन जाएगा वेक्टर में, और ये एंगल फाई के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा एफ वी, और बेस हो जाएगा एफ एच। तो 10 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आप लोग जानते हो। वही ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पे आप यहां पर ये फॉर्मूले भी निकाल लेते हो। सो ये है हमारे दो फॉर्मूलेज। लेकिन बात ये आ जाती है कि सर एफ एच और एफ वी की वैल्यूज क्या होंगी, इनकी डायरेक्शन के बारे में तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन थोड़ा और समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं आप ही के सामने। यहां पर मान लेते हैं दिस इज योर फ्लूइड फ्री सरफेस, और इधर प्रेजेंट है आपकी एक वॉल, और यहां है आपका एक कर्व्ड सरफेस। तो जो कर्व्ड सरफेस है देखेंगे यहां पर, यह है कर्व्ड सरफेस, कुछ इस तरह का कर्व्ड सरफेस दिख रहा है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो पर्टिकुलर कर्व्ड सरफेस है इसके इस तरफ प्रेजेंट है फ्लूइड। तो ये फ्लूइड की टेंडेंसी क्या होगी, देखिए मेरे को डायरेक्शन सबसे पहले समझना है। तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स समझने के लिए मैंने आपको क्या पॉइंट बोला, दैट दिस पर्टिकुलर फ्लूइड विल ट्राई टू एक्सपैंड। अब ये एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, मतलब ये अपने से खुद से इस वॉल को, इस सरफेस को दूर धकेलने की कोशिश करेगा। तो कहां धक्का लगा सकता है, इधर प्रेजेंट जो फ्लूइड है वो कहां धक्का लगा सकता है, तो आप समझ सकते हो कि ये हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाएगा
मतलब जो FH होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। लेकिन ये कर्व सरफेस में दिख रहा है कि कर्व सरफेस हमारे फ्लूइड के ऊपर है, सो इसका मतलब कि ये वर्टिकली ऊपर की तरफ फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो FH और FV दोनों ही आपको यहां पर समझ में आ जाते हैं कि डायरेक्शंस आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे। अब बात आ जाती है यहां पर कि ये जो पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस है, इनकी डायरेक्शन तो समझ में आई है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा ये भी समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं यहां पर आगे व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो टॉपिक का नाम है मेरा अभी यहां पर कि मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये पता कर लूं। तो यहां पर सिंपली ध्यान रख लीजिएगा, डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के। पिछले वाले केस में डेरिवेशन इंपॉर्टेंट था प्लेन सरफेस में, तो वो मैंने आप लोगों को बिल्कुल करवाया था। यहां पर अभी आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला फॉर द हॉरिजॉन्टल फोर्स मैग्नीट्यूड, मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूं, याद करिएगा। इसके पहले प्लेन सरफेस के लिए आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, रो जी एच बार इंटू ए, आपने फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज क्या होगा, तो यहां पर ए की जगह आप लिखते हो एपी। अब ये एपी क्या होता है, तो एपी इज नथिंग बट दैट इज द हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड एरिया, हॉरिजॉन्टली projected area of curved surface, projected area of curved surface। ठीक है, क्या होता है समझेंगे। यहां पर हम लोगों ने जो इसके पहले दो डायग्राम्स बनाए हैं इनके बारे में समझ लेते हैं वापस से। तो देखिए यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं कि कर्व्ड सरफेस हमारा कौन सा था, ये था हमारा कर्व्ड सरफेस, ठीक है ना, यही था हमारा कर्व्ड सरफेस। और अगर ये हमारा कर्व्ड सरफेस है तो इसी को अगर मैं यहां से चेक करूंगा इधर से, तो ये कैसा देखने को मिलेगा मेरे को, यहां पर ये एक इस तरह का वर्टिकल एक रेक्टेंगल देखने को मिलेगा, बिकॉज यहां पर एक और डायमेंशन होगी इस डायरेक्शन में, यस और नो। और वो डायरेक्शन के भी अगर मैं कंसीडर करूं तो यहां इधर से हॉरिजॉन्टली देखने पर मेरे को ये एक इस तरह का रेक्टेंगल देखने को मिलेगा, यस और नो। हॉरिजॉन्टली यहां से देखने पर इस तरह का एक रेक्टेंगल देखने को मिलेगा, और यही रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, दैट वाज योर एपी। ये जो पर्टिकुलर रेक्टेंगल बन रहा है, इस रेक्टेंगल का सीजी कहां होगा, तो रेक्टेंगल के सेंटर पे। इसका सीजी फ्री सरफेस से कितना नीचे है, दैट इज योर एच बार। एच बार क्या था वहां पर फॉर्मूले में, इट वाज द डिस्टेंस ऑफ द सीजी ऑफ दिस हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड एरिया फ्रॉम द फ्लूइड फ्री सरफेस। तो चलिए वहां पर हम लोग लिख भी देते हैं, क्या बोला है मैंने आप लोगों को यहां पर एच बार के बारे में। एच बार इज नथिंग बट दैट इज द डेप्थ ऑफ सीजी, डेप्थ ऑफ सीजी ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया, ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया फ्रॉम कहां से, फ्रॉम फ्लूइड फ्री सरफेस। ठीक है, तो ये सिंपल से यहां पर आप लोग मैग्नीट्यूड तो कैलकुलेट कर ही लोगे। अब बात यहां पर आ जाती है कि सर मैग्नीट्यूड के अलावा मेरे को लाइन ऑफ एक्शन भी निकालनी होगी। तो यहां पर सेकंड पॉइंट समझते हैं। लाइन ऑफ एक्शन के लिए, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर फोर्स इज कैलकुलेटेड इन द सेम वे, जिस वे में आप लोग प्लेन सरफेस पर कैलकुलेशन करते थे। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, कर्व्ड सरफेस की जगह आप क्या ले रहे हो, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड एरिया, जो कि मैंने बताया इसके पिछले वाले केस में वो एक रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। तो यहां पर बात समझिएगा, लाइन ऑफ एक्शन के लिए फॉर्मूला आप लोग जानते हो, एक सेंटर ऑफ प्रेशर आप डिफाइन करते थे, और सेंटर ऑफ प्रेशर का आप जानते हो कि डेप्थ इज गिवन बाय HCP। तो HCP की वैल्यू आप लोग फॉर्मूला जानते हो, इसके पहले भी क्या लिखा था, दैट वाज H बार प्लस ICG इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए इंटू एच बार। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप अभी पूरा का पूरा सरफेस एक्चुअली प्लेन है ही नहीं, तो आप क्या कर रहे हो, यहां पर प्लेन प्रोजेक्टेड एरिया कंसीडर कर रहे हो, तो ए की जगह ए पी लिया जाएगा। और एच बार क्या होगा, तो एच बार विल बी द डेप्थ ऑफ सीजी ऑफ द प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये ICG क्या होगा। ICG इस केस में, क्योंकि मैं प्रोजेक्टेड एरिया की ही बातें कर रहा हूं, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज द मोमेंट ऑफ inertia of
प्रोजेक्टेड एरिया। तो प्रोजेक्टेड एरिया के लिए आप लोग जानते हो कि प्रोजेक्टेड एरिया है कैसा आपका, तो प्रोजेक्टेड एरिया इज योर रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के लिए आप जानते हो कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है BD3/12। तो B क्या होगा, D क्या होगा, वो फॉर्मूले से आप लोग वहां पर डायग्राम से देखकर बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं अभी यहां पर ही। अब बात यहां पर सीखते हैं अबाउट योर वर्टिकल फोर्स। तो चलिए यहां पर वर्टिकल फोर्स के बारे में भी कैलकुलेशंस क्या करेंगे इसके बारे में सीख लेते हैं। सिंपली यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैग्नीट्यूड के बारे में FV लिख देता हूं वर्टिकल फोर्स को। मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्टिकल फोर्स इज गिवन बाय ρg इनटू V। अब ये V वॉल्यूम है एक्चुअली, लेकिन किसका वॉल्यूम है, इसी पे लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो V इज नथिंग बट दैट इज द वॉल्यूम ऑफ योर वाटर और फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड हो सकता है इसलिए वाटर नहीं लिखना है मेरे को। वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड दैट कैन बी प्रेजेंट above your curved surface, above the curved surface till fluid free surface। अब ये क्या लिखा है मैंने, इसको भी समझना है आपको, तो उसके लिए एक काम करता हूं मैं यहां पर कि जो डायग्राम्स हमने बनाए हैं इन्हीं डायग्राम्स के बारे में वापस से देख लेते हैं। देखिए पहला केस मैंने ये वाला केस लिया था, लेकिन अगर मैं आपको पूछता हूं देखिए वॉल्यूम कौन सा लेना चाहिए, कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं यहां पर। चलिए देखिए यहां पर ये है आपका कर्व सरफेस, और कर्व सरफेस के ऊपर कितना वाटर यहां पर होगा, फ्री सरफेस के ऊपर तक। तो देखिए इसके ऊपर बोल रहे हो, ये आपका कर्व सरफेस था, तो कर्व सरफेस के ऊपर कितना दिख रहा है, ये पोर्शन दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये तो अभी 2D में डायग्राम बना है, ऑफ कोर्स इस डायरेक्शन में भी एक डायमेंशन होगी, ठीक है। तो यहां पर अगर आप चेक करोगे तो 3D में ये कुछ इस तरह का बन जाएगा फाइनली, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है एक टोटल एक 3D केस। अब इस 3D केस में ये जो पर्टिकुलर ब्लू शेडेड पोर्शन है इसका वॉल्यूम कितना है, यही वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना होगा इन दिस पर्टिकुलर केस। सिमिलरली इस वाले केस में चला चेक करें, इस केस में क्या होगा। तो चलिए वापस से मैं काम करता हूं, यहां पर कलर चेंज कर देता हूं। देखें हमारा कर्व सरफेस कहां है, तो कर्व सरफेस इज दिस वन, ये हमारा कर्व सरफेस है, ठीक है। लेकिन कर्व सरफेस के ऊपर देखोगे तो इधर नहीं है हमारा फ्लूइड तो इधर है। बट मैंने क्या बोला, दैट कैन बी प्रेजेंट, अभी है नहीं तो भी आप एज्यूम कर सकते हो यहां पर कि नहीं इसके ऊपर पानी या फिर फ्लूइड हमारा कहां तक रह सकता है, यहां तक रह सकता है, क्योंकि फ्लूइड का फ्री सरफेस ये था। तो फ्लूइड के फ्री सरफेस के लिए अगर आप चेक करोगे एरिया इज दिस वन, यस और नो, ये हो गया एरिया। लेकिन हमें तो क्या लेना था, वॉल्यूम लेना था। तो ऑफ कोर्स अगर मैं दूसरी डायमेंशन लूंगा तो दूसरी डायमेंशन ये आ जाएगी कुछ इस तरह से। तो आप देखोगे कि सर ये है हमारा टोटल वॉल्यूम, तो ये आप यहाँ पर लेंथ मल्टीप्लाई कर दोगे एरिया के साथ तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो दिस विल बी पिंक शेडेड विल बी योर वॉल्यूम फॉर द सेकंड केस। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ये तो बात थी अभी तक की हमारी फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्टिकल फोर्स। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी इस वर्टिकल फोर्स की। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वर्टिकल फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वर्टिकल फोर्स के बारे में यहां पर ध्यान दीजिएगा, दैट इट पासेस थ्रू द CG ऑफ योर कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस का CG कहां होगा यही आपको समझना है, और कौन सा कर्व्ड सरफेस देखना है, किस तरह से CG देखना है। तो उसके लिए चलिए देखते हैं इसके पहले जो मैंने डायग्राम बनाए थे उन्हीं को वापस से। तो देखिए यहां पर आप डायग्राम देखिए तो ये दिख रहा है आपका कर्व्ड सरफेस। चलिए वापस से मैं डायग्राम बना देता हूं, इधर ही साइड में हम लोग देख लेते हैं डायग्राम को कि अगर मान लीजिए ये है आपका एक सेमी सर्कल, ये आपका सेमी सर्कल कर्व्ड सरफेस था। तो देखिए सेमी सर्कल का CG कहां से एक्ट करेगा, ये इधर से एक्ट करेगा, कितने डिस्टेंस पर, डायामीटर से कितना डिस्टेंस होता है CG का सेमी सर्कल का, 4r/3π, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा वर्टिकल फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन,
ठीक है। सिमिलरली अगर कोई दूसरा शेप है आपका कर्व सरफेस का, तो आपको उसका सीजी निकालना पड़ेगा, वहां से एक्ट करेगा आपका वर्टिकल या फिर अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका वर्टिकल फोर्स। तो इस तरह से आप लोग इजीली यहां पर ये जो पर्टिकुलर कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है, इसका सीजी लोकेट करके उसके अबाउट हमारा वर्टिकल फोर्स एक्टिंग करता हुआ माना जा सकता है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर दोनों ही मैग्नीट्यूड एज वेल एज लाइन ऑफ एक्शन के बारे में कैलकुलेशंस कर सकते हो। किस तरह के एग्जैक्टली न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं और मिले हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल और कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। हैप्पी इंजीनियरिंग।